हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एचडीएमएम एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान और हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए, हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों के। जो सामान्य ज्ञान रहती है उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहती है। जी, जिस तरह से आपसे पेपर में पूछेगा सेम न्यू पैटर्न पर वैसा ही पेपर ये रहता है। तो हिंदी और जीके के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं जीके में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का प्रैक्टिस है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन थे। आपको ये बताना था, बाकी सबके समसामयिक थे, समकालीन थे, मतलब बाकी सारे जो शासक थे उनके समय में थे, एक को छोड़कर। तो इसका आपको जो सही जवाब बताना है 21 का, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी के अलावा 4 और शासक थे। मतलब टोटल अगर बात करें तो 7 शासकों के समय में आपके प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो हैं ये रहा करते थे इनके दरबारों में। और अमीर खुसरो के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तोतीय हिंद किसे कहा जाता है। भारत का तोता पूछेगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे। पूछता है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। आपसे पूछेगा हिंदी खड़ी बोली का जनक, आप कहेंगे अमीर खुसरो। भारत का तोता कहेगा अमीर खुसरो। और पूछेगा सितार का जनक किसे कहा जाता है, सितार का जनक। तो अगर सितार का जनक पूछेगा तो भी अमीर खुसरो हो जाएंगे। और इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के कासगंज के एटा में हुआ था। इसका थोड़ा सा ख्याल रखना, पुलिस में बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, जो भारत के तोता के नाम से प्रसिद्ध है। एटा में हुआ था, कासगंज एटा में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का 7 शासकों के समय में थे, इल्तुतमिश के समय में नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो शांति निकेतन आपको बताना है, काफी आसान, सबको मालूम होगा। शांति निकेतन का रविन्द्रनाथ टैगोर करेंगे। शांति निकेतन कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग इसकी शांति रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। गीतांजलि नाम की पुस्तक लिखते हैं और 1913 में इनको पहली बार भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता चल रहा है इन्होंने क्या लिखा था, गीतांजलि नाम की पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक लेखन वगैरह किसमें आएगा, लिटरेचर में आएगा, साहित्य में आएगा। तो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल इंडिया को मिला था। और अगर किस इंडिविजुअल को मिला था, किस व्यक्तित्व को मिला था, कौन से इंसान को मिला था पूछेगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ओके, और शांति निकेतन की बात करें तो ये एक कॉलेज है शांति निकेतन, और इसी में एक बड़े प्रसिद्ध विद्यार्थी हुए, उनका नाम था नंदलाल बोस। उनका क्या नाम था, नंदलाल बोस। ओके, नंदलाल बोस नाम हुआ उनका। और आपको शायद मालूम हो, नंदलाल बोस जो है, जो अपना भारतीय संविधान है, पूछता है कि उसके ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो किसने किया था। तो ये बिहार के व्यक्ति थे नंदलाल बोस, और ये स्टूडेंट कहाँ के थे, शांति निकेतन के थे। इन्होंने अपने इंडियन नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, उसकी जो मूल पुस्तक थी उसके ऊपर डिजाइन करने का काम किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी किस देश से आया था। आपको ये बताना है अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है, आसान ये भी क्वेश्चन है। अलबरूनी आपका हो जाएगा, थोड़ा और जूम कर देंगे इसको। अलबरूनी आपका आ जाएगा उज्बेकिस्तान से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा और जूम करते हैं। हाँ, अलबरूनी कहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान से आ जाएगा। तो ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। और आपको पता है कि जब महमूद गजनवी आया था, गजनवी, तो गजनवी के साथ ही आया था। अलबरूनी किसके साथ आया, गजनवी के साथ आया था। और गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, आपको पता होगा। 17 बार आक्रमण किए, 17 बार। ओके, तो ध्यान रखना, गजनवी के साथ ये आया था उज्बेकिस्तान से अलबरूनी। और गजनवी के साथ एक और प्रसिद्ध व्यक्ति आया था जिसको बार बार पूछता है, उसका नाम था शाहनामा। शाहनामा, और उसने, हाँ सॉरी, शाहनामा उसकी पुस्तक थी। और फिरदौसी नाम था, क्या नाम था, फिरदौसी उस व्यक्ति का नाम था, फिरदौसी। और उसकी पुस्तक का क्या नाम था, उसकी पुस्तक का नाम था शाहनामा। ठीक है, शाहनामा बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है। पूछता है कि जो शाहनामा नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो फिरदौसी ने लिखी है। और फिरदौसी किसके साथ भारत में आया था, तो किसके साथ आएगा, गजनवी के साथ आया। गजनवी के साथ अलबरूनी भी आया था और फिरदौसी भी आया था ना। गजनवी कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था। और इसके साथ जो अलबरूनी आया था वो उज्बेकिस्तान से आया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए मैं फालतू में बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। फटाफट से एकदम पढ़ते चलिए ना, प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होना है तो बहुत कम समय है। प्रैक्टिस से ही कुछ हो सकता है ना, खूब प्रैक्टिस कीजिए। 11 जुलाई को अगला लिखा है,
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब पूछ रहा है कि 2022 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, विश्व जनसंख्या दिवस था, उसकी थीम क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो ये आपको ध्यान रखना, 8 बिलियन आप थोड़ा ध्यान रखना, बस आपको याद हो जाएगा 8 बिलियन ना। तो ऐसे करके थोड़ा समझना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 1665 में, वर्ष 1665 में बात कर रहे हैं, 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो देखिए उद्देश्य क्या था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं बात, वैसे उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना, ये इसका जो है उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन प्राइमरली आपको ये याद रखना है कि पहली बात तो पुरंदर की संधि हुई कब थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1665 में, ये पहली बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना कि ये किसके बीच हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी फ्रेंड्स, ये आप कह सकते हो कि शिवाजी और मुगल सेना के बीच में हुई थी। इतना सा आपको ध्यान रखना, शिवाजी और मुगल सेना के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, और हुई कब थी? 1665 में हुई थी, इसका ध्यान रखना ना। और शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था ना, रायगढ़ के किले। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 यानी 222, एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। एक न्यायाधीश का जो है एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किससे संबंधित है? आपको बताना है कि, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 जो क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद देख लेना 222, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार का जो से संबंधित, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 लिखा है, लोकसभा में कितनी सीटें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती हैं? आपको ये बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कितनी सीटें होती हैं, कितनी फिक्स सीटें होती हैं? तो फ्रेंड्स जो अनुसूचित जाति होती है उसके लिए अगर बात हम लोग करें तो अनुसूचित जाति के लिए होती है 84 सीटें। देखो ये दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए होती हैं, तो यही क्वेश्चन था, 84 उसका सही जवाब था। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 47 हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखना अलग अलग से भी। तो अनुसूचित जनजाति की 47 हो जाएंगे और अनुसूचित जाति की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 84 हो जाएंगे। ओके, और अगर दोनों को आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 में 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 131 हो जाएंगे दोनों मिलाकर। तो दोनों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। अगला लिखा है 28 नंबर क्वेश्चन लिखा, और अगर लोकसभा की टोटल बात करेंगे तो आप सबको पता ही होगी 552 मैक्सिमम होती है, और उसमें से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओके, 28 की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो पहली बात तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगी 3,84,400 किलोमीटर की ये दूरी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। और पूछ रहा है कि क्या कहलाती है ये दूरी, इसको बोलते क्या है? तो इसको जो है बोलते हैं चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या बोला जाता है, ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या बोला जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा है 29, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस दूरी आप याद रखना, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैंग्रोव वन आप सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। मैंग्रोव वन कहाँ पे हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? आपको यहाँ पे मात्रक बताना है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या हो जाएगी? तो जो 30 नंबर क्वेश्चन उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक। ओके, हेनरी हो जाएगा प्रेरकत्व का मात्रक। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? ये बताना है, कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो यहाँ पे बताना है कि 31 में शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी,
इथाइल अल्कोहल हो जाएगा जो शक्कर के किण्वन से बनता है, यानी कि आप सब जानते हो शक्कर का मतलब जैसे सिरका वगैरह बनाया जाता है ना, तो इथाइल अल्कोहल हो जाता है। शक्कर के किण्वन के द्वारा कौन सा यौगिक बनता है, तो किण्वन के बाद जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है, ध्यान रखना इथाइल अल्कोहल हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, तो जो किसी आदर्श द्रव की श्यानता की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स ये होती है 32 का आंसर हो जाएगा आपका शून्य। यहाँ पे कोई भी श्यानता नहीं होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, तो आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है, बिल्कुल नहीं होती है। श्यानता का मतलब होता है किसी द्रव के बहने में उस द्रव के द्वारा अपने बहाव का जो विरोध किया जाता है उसको श्यानता बोलते हैं। तो अगर आदर्श द्रव है, एकदम प्योर फॉर्म में द्रव है कह सकते हो, तो वहां पे किसी प्रकार का गाढ़ापन नहीं होगा, और गाढ़ापन नहीं होगा तो वो किसी प्रकार का वहां पे विरोध नहीं करेगा, घर्षण नहीं करेगा, इसलिए कह सकते हो कि वहां की जो श्यानता होगी वो 0 होगी। तो किसी आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो 0 होती है, शून्य होती है, बिल्कुल श्यानता नहीं होती। श्यानता समझ में आ गया ना। किसी द्रव का अपनी सतह के विरुद्ध विरोध करना, अपनी सतह के विपरीत ताकत लगाना, बल लगाना क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है ना। अगला देखेंगे, वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, आपको यह बताना है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, हाँ, तो वर्षा मापने के लिए कौन सा यंत्र है, 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइटोमीटर हो जाएगा, हाइटोमीटर। देखो वर्षा से बहुत लोग कहेंगे हम तो हेट करते हैं, हेट ऐसे करके याद है, हेट करना ना। और एक होता है रेन गेज, भी थोड़ा ध्यान रखना, रेन गेज, तो रेन गेज भी कई बार पूछता है, तो रेन गेज भी होता है वर्षा मापी। और रेन तो आप जान ही जाओगे देख के, रेन तो देख के आप जान ही जाओगे ना, रेन गेज हो जाएगा। उसके बाद हाइटोमीटर की बात करेंगे तो ये भी वर्षा मापी यंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 2022 में एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका नाम है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए संगठन। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो CDRI बोलेंगे, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए संगठन हो जाएगा। इसको केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की मंजूरी। ओके, जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लिखा 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, 31 मार्च हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो फ्रेंड्स जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1935 में, 1935 में होती है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वो होता है 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ओके, और स्थापना का डेट भी पूछता है तो आप ध्यान रखना, अगर डेट आपसे पूछे तो 1 अप्रैल को जो होती है, 1 अप्रैल को स्थापना होती है 1935 में, और 1 जो जनवरी होती है, 1 जनवरी में ठंडी में, ध्यान रखना जनवरी के महीने में 1949 में क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और बात करें तो यहाँ पे जो है इसके जो है पहले गवर्नर कौन थे, आपसे ये भी पूछता है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर और पहले गवर्नर दोनों पूछता है, तो बताएंगे। जो पहले गवर्नर हो जाएंगे आरबीआई के वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था, ओसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था, स्मिथ। ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, आप सबको पता भी होगा, सीडी देशमुख है ना, सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर थे। और अगर वर्तमान में पूछे आरबीआई के गवर्नर कौन है, किस नंबर के हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर वर्तमान की हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास की अगर बात करें तो ये 25 नंबर के 25 नंबर के जो है आपके गवर्नर हो जाएंगे। और बात अगर हम लोग करें इसकी आरबीआई की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बस ये इतना सा ध्यान रखना, शक्तिकांत दास हो जाएंगे और 25वें नंबर के हो जाएंगे। सबसे पहले ओसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है, और वर्तमान में शक्तिकांत दास 25 नंबर के इसके गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो मौद्रिक नीतियां होती हैं, मौद्रिक नीतियां, उन मौद्रिक नीतियों को बनाने का काम कौन करता है, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है उनको बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ध्यान रखना मौद्रिक नीतियां, अगर फिजिकल पॉलिसी पूछेगा तो आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप उसको छोड़िए, आपको बस मौद्रिक नीति ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। मौद्रिक नीति आपसे पूछेगा तो आप कहना आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है, चलाई जाती है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, पूछ रहा है। जो जीवाणु होता एंटोनी वैन लीवन
हॉक ने की थी, ध्यान रखना, एंटोनी वैन लीवन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 लिखा है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, राजेश वर्मा हो जाएगा, ध्यान रखना। द्रौपदी मुर्मू जो है नई राष्ट्रपति बनी गई, आप सबको पता ही होगा, इनके बारे में देख लें थोड़ा बहुत। हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? 38 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। बीबी माई स्टोरी हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे, और ये इजराइल के पीएम है, आपको ध्यान रखना है, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ना, तो इजराइल के पीएम हो जाएंगे। बोरिस जॉनसन आपको पता है यूके के थे, लेकिन अभी अपने ऋषि सुनक हो गए हैं। इनके बाद लिज ट्रस बनी थी, वो भी नहीं रही, और अब कौन हो ये, अब हो गए अपने ऋषि सुनक, है ना। जो बाइडेन के बारे में आप जानते ही हो, विक्रम सिंघे श्रीलंका वाले हो जाएंगे। जो बाइडेन कहाँ के हो जाएंगे? अमेरिका के हो जाएंगे। महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला जाएगा? तो महिला आईपीएल का जो पहला संस्करण है फ्रेंड, 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अब देखो महिला आईपीएल भी होगा ना, तो महिला आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो हो जाएगा मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा, खेला जाएगा। और अगर पुरुषों वाली बात करें तो ये 2007 से स्टार्ट किया गया था, पुरुषों वाला जो है 2007 से स्टार्ट हुआ था, और पहली बार राजस्थान टीम ने पहला संस्करण जीता था पुरुषों वाला जो आईपीएल होता है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग, और इस बार जो पुरुषों वाला हुआ था 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 15वां संस्करण हुआ था, और 15वां संस्करण कौन जीता था? आपका गुजरात टाइटंस ने जीता था, राजस्थान रॉयल्स को हरा के, है ना, गुजरात ने जीता था, हार्दिक पांड्या वाली टीम। और अगर हम लोग बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप भी इस बार एशिया कप की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 15वें नंबर का था, और इसको किसने जीता है? 6ठी बार जीता है, 6ठी बार इसको जीता है श्रीलंका की टीम ने, पाकिस्तान को हरा के जीता है 6ठी बार एशिया कप। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। महिला वाला जो है मार्च 2023 में स्टार्ट किया जाएगा इस बार का ना। अगला लिखा 40 और लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को क्या दिया गया? यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार दिया गया। तो ठीक है, करंट अफेयर की ये क्वेश्चन था, और ये 40 नंबर क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का एंड था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिनको एसएससी जीडी और पुलिस का एग्जाम देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।